छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 23 फतह करने की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने अपनी पहली सूची के सभी 21 प्रत्याशियों की पाठशाला लगाई। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई इस पाठशाला में बीजेपी के दिग्गजों ने उन्हें जीत की ग्राउंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। इस बैठक में हर बूथ पर दिए जाने वाले समय, नेताओं के दौरे, चुनावी मुद्दे, जनसंपर्क की रणनीति, मौजूदा विधायकों की ताकत और उनकी कमियां, स्टार प्रचारकों का उपयोग और केंद्र योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने के गुर सिखाए गए। बैठक के बाद दिग्गजों के ज्ञान से लबरेज बीजेपी प्रत्याशी आत्मविश्वास से ओतप्रोत दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो और जिले के नेतृत्व ने जो भरोसा हम सब 21 प्रत्याशियों पर व्यक्त किया है, उसके लिए तो हम लोगों ने सबसे पहले धन्यवाद दिया। और आगामी जो हमारे 100 दिन की योजनाएं रहेंगी, कार्य योजना जो हमारी रहेगी, वो नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व काल में जो लगातार ऐसे योजनाबद्ध ढंग से जो क्षेत्र का विकास हुआ है, ऐसा कोई परिवार, वनांचल क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, नहीं बचा है जिसे सीधा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का नहीं मिला है। बैठक हुआ पहले, जिसमें हमारे 21 भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हैं उनके साथ उनके लिए कार्य योजना पे चर्चा हुआ। बताया गया अपना काम तुरंत प्रारंभ करें, 1 तारीख से कार्यालय खोलें, जनता के बीच जाएं और सभी बूथों पर उनकी उपस्थिति हो, और बहुत सारे टिप्स अलग अलग नेताओं ने दिए। जाहिर है कि सूबे में मिशन 23 के प्रत्याशियों की घोषणा करके बीजेपी ने बाजी मार ली है। इतना ही नहीं, अब जीत के गुर भी प्रत्याशियों को सिखाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 6 सितंबर के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। तो वहीं बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को बलि का बकरा करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के बाद बुरी तरह से फंस गई है। आप 21 प्रत्याशियों की अगर देखेंगे तो हर विधानसभाओं में प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। उनके पार्टी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने का धमकी दे रहे हैं। तो पूरे विधानसभाओं में विरोध हो रहा है। 21 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बना दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो आने वाले महीने दिन के अंदर पूरे 21 के 21 प्रत्याशी फिर से बदलना पड़ सकता है। पिछले चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा, कांग्रेस और बसपा के साथ साथ जोगी कांग्रेस भी मैदान में थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। बीजेपी इन सभी समीकरणों के आधार पर अपनी तैयारी कर रही है और यही वजह है कि भाजपा ने अभी से अपने कैंडिडेट भी मैदान में उतार दिए हैं और उन्हें जीत के लिए टिप्स दे करके तैयार कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसकी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पॉलिटिक्स और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों की पाठशाला लगा करके उन्हें चुनावी जीत के टिप्स दिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। प्रत्याशियों को कौन सा पाठ पढ़ा रही बीजेपी? किस स्ट्रैटेजी पर चुनाव में आगे बढ़ेगी बीजेपी? कांग्रेस को बीजेपी की पाठशाला पर ऐतराज क्यों? क्या चुनावी तैयारियों में बीजेपी से पिछड़ रही है कांग्रेस? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन तीनों मेहमानों के साथ हम चर्चा को विस्तार देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, नामों का ऐलान कर दिया है, और अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो बलि का बकरा बना दिया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि बलि का बकरा बना दिया है, सत्यप्रकाश जी?
देखिए दिव्यांशु जी, क्यों ऐसा लग रहा है, इसलिए देखिए 2-3 बातें इसमें हैं और महत्वपूर्ण बातें। एक तो देखिए आप प्रत्याशियों में देखिए, या तो कोई भ्रष्टाचारी है, या हमारी पार्टी से आए हुए वो लोग हैं, या जो हारे हुए पहले उनकी सीट बदल दी गई है। तो मतलब इन उम्मीदवारों की जो कमी जो बोली जाती है ना, अब एक बार आपकी चैनल पे उसी डिबेट कर रहा था विजय बघेल जी, मतलब वो तो बलि का बकरा सब सामने दिख रहा है कि एमपी को बनाया पड़ रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बलि का बकरा सबको इसलिए बनाया जाए क्योंकि कैंडिडेट है नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये खुद बोल रहे हैं कि ये 21 सीट ये हारे हैं, वही 21 सीटों पे इन्होंने प्रत्याशी घोषित की है। मतलब इनको मालूम है सीट हार चुके हैं और फिर से हारेंगे, उसके बावजूद भी बलि का बकरा इसलिए इन लोगों को बोला जा रहा है कि इन हारे हुए सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए, और वो भी ऐसे ऐसे प्रत्याशी जो भ्रष्टाचारी है, कहीं दूसरे दल से आए, हारे हुए पहले से। तो इस पे कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट कम से कम फाइट भी दे सके। जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है, फाइट भी दे सके, ऐसे भी लोग नहीं है। इसीलिए बलि का बकरा हम लोग बोल रहे हैं। और देखिए एक बात और मैं बोलूंगा, जो आज इनकी बैठक हुई, देखिए उसमें कोई समस्या नहीं भाई, इनका राजनीतिक मामला है, इनके राजनीतिक दल है, अपना जैसे भी चुनाव की तैयारी करे, उसमें कोई समस्या नहीं है, हमको उसमें कोई ना लेना देना है। मगर देखिए मैं एक बस अब बात बोलूंगा, जब मैं आपके पैकेज में देख रहा था, जो प्रत्याशी है विक्रांत सिंह, उन पे क्या आरोप लगा सबके सामने, में उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मगर देखिए उन्होंने जैसे बोला कि मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के 9 साल के कथाकथित विकास पे जाएंगे। मेरे को एक चीज बस समझ नहीं आती, व्यक्तिगत तौर पे मैं पूछना चाहूंगा सुनील भैया से यहाँ बैठे हुए, कि आप भाई 15 साल कथाकथित 15 साल के विकास की बात क्यों नहीं करते, रमन सिंह जी को आगे क्यों नहीं करते, मगर आपको मोदी जी को आगे लेके आना है, मोदी जी के काम गिनाना है, मगर 15 साल का नहीं गिनाना है। देखिए ये यही दिख जाता है, जनता भी समझ रही कि 15 साल का क्यों नहीं नाम लेते, क्योंकि 15 साल उन्होंने इतने घोटाले किए, 32 घोटाले, 1 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं, तो सबके सामने है। और इसीलिए मैं बार बार अभी भी चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि रमन सिंह जी को क्यों नहीं आगे करते। बुलाई खा रहे तो लग रहा था, आज जब विचार साइड किए जा रहे हैं, उनको राम मुरली मनोहर जोशी बनाया जा रहा है, अडवाणी जी बनाया जा रहा है, तो उनका नाम नहीं ले रहे। कथाकथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, अब तो नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी बन गए, उनका भी नाम नहीं सामने लाया जा रहा है, ना उनका चेहरा सामने लाया जा रहा है। तो ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के जो कथाकथित मोदी जी के विकास की बात करते हैं, उसी के चेहरे पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि 15 साल इससे दिख रहा है कि खुद मान रहे हैं कि 15 साल उन्होंने घोटाले किए, 15 साल कुशासन किया। सत्यप्रकाश जी, यही तो वो स्ट्रैटेजी है जिसको आज हमें समझना है। आपने कहा ना कि मोदी जी का चेहरा आगे क्यों कर रहे हैं, रमन सिंह जी का क्यों नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है और इसी को आज हमें समझना है। चलिए मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जी सुनील चौधरी जी, बताइए वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिस पर बीजेपी काम कर रही है? जी जोहार छत्तीसगढ़ जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का अहंकार जो है वो दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। हम अपने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के पूरे देश में मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक परिवार है और हम सब परिवार के लोग मिलकर के लड़ते हैं, और इनके यहाँ तो एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार जो बोलता है वैसा करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी बलि का बकरा है। याद रखना, ये भाजपा के शेर हैं और ढेर करके रख मारेंगे। जो 3 महीने पहले से निकल गए हैं ना, उसके बाद देखना क्या दुर्गति होने वाली है। हारी हारी की बात कर रहे हो ना, कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, इंतजार करिए। और डॉक्टर रमन सिंह जी की बात आप करते हो, डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को गढ़ा है। आज जो छत्तीसगढ़ है वो डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जहां पर मुफ्त इलाज की सुविधा थी। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जहां 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल मिलता था, निःशुल्क राशन मिलता था। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जिसमें आप देखेंगे कि विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान जो यहाँ पर आए थे। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ कॉलेजों और स्कूलों की संख्या 3000 स्कूल से 6000 स्कूल बन गए थे। एक नया नहीं खोल पाए आप लोग, पुराने को रंग रोगन करके काम चला रहे हो। अरे ये भ्रष्टाचारी की क्या बात करेंगे। शराब में स्पष्ट है 25 रुपए एक लोग को मिलता था और उस मामले में एक आदमी जमानत पर बाहर नहीं हो पा रहा है। शराब में स्पष्ट मामला है। छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है। पान के ठेले में, चाय के ठेले में पूछेंगे तो यही लोग बोलेंगे कि सरकार भ्रष्टाचारी है। चावल खा गए गरीबों का, कोरोना काल का चावल खा गए। अरे पीडीएस सुनील जी एक मिनट विषय से मत भटकिए। सुनील जी एक मिनट, विषय पे वापस आ जाइए। आप थोड़ा सा विषय से डाइवर्ट हो गए हैं, मैं आपको वापस ले आता हूं। मुझे तो बस इतना बताइए कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दीपक वैद्य जी की बात सुनी, वो ये कह रहे थे कि जितने भी आपने जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उनका विरोध हो रहा है और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए विषय में ही हूं मैं। इन्होंने आरोप लगाया डॉक्टर रमन सिंह जी पर, तो मैंने बताया कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या किया। अब आप आए कि विरोध हो रहा है, तो कहां पर विरोध हो रहा है भाई? आपके कांग्रेस कार्यालय में कितनी कुर्सियां टूटेंगी, कांच टूटेंगी, वो तो इसी मीडिया में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ता है। अगर उनको किसी बात से उनका थोड़ा सा उनको लगे कि भाई हमको ये नहीं करना चाहिए था, तो वो एक उचित फोरम में आकर के और तरीके से अनुशासित तरीके से बात रखते हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के बैठा हुआ है, या आताताई सरकार को, ये भ्रष्टाचारी, या अपराध का संरक्षण देने वाली, धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बैठा हुआ है। और हमारे जैसे भी प्रत्याशी घोषित होते हैं ये पत्तों की तरह थर थर कांप रहे हैं। अरे पाटन में विजय बघेल जी का नाम सुनते साथ आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, इनकी हालत इतनी खराब है। और इनकी मंत्रियों के खिलाफ जब हमारे प्रत्याशी आए, और ऐसे प्रत्याशी जो जनता के बीच से आए, ऐसे प्रत्याशी जो जनता के बीच में लगातार काम किए हैं, छोटे छोटे, ठीक है सुनील जी, ठीक है, 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है, ऐसे कार्यकर्ता जो जनता के हित की चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं और इधर मंद मंद सत्यप्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्राकर, सत्यप्रकाश जी का कहना यह है, या यूं कहें कि कांग्रेस ये कह रही है कि काफी विरोध हो रहा है उन प्रत्याशियों का जो 21 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है, और सुनील जी कह रहे हैं कि नहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। आप बैठे हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको ज्यादा पता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। डॉक्टर चंद्राकर जी, दिव्यांशु जी, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, प्राय हम देखते हैं कि दावेदार बहुत होते हैं जी, और बाद में जो मनमुटाव होता है उसे समाप्त भी पार्टियां कर देती हैं। लेकिन कई सीनियरों का जैसे अप्रत्याशित रूप से नाम कटा है, तो आप द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि थोड़ी निराशा तो है, लेकिन वो बीजेपी यहां पर ना उम्मीद नहीं हुई। यही बात कांग्रेस में भी देख रहे हैं कि रायपुर का ही 4 विधानसभा सीट ले लेते हैं। जिस तरह से प्रत्याशियों की वहां आज जो आखिरी तिथि थी और संख्या देख रहे हैं, तो इसे एक स्वस्थ लोकतंत्रात्मक रूप में ही देखा जाना चाहिए। टिकट तो एक को मिलना है, अब बाकी फिर सब साथ जुड़ेंगे या कई लोग बागी भी हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के विषय में आपका दिव्यांशु जी जो गुहार फाइट में आप जो संकेत दिए कुछ बिंदुओं के ऊपर जी, इसमें मूल बात यह है बीजेपी के दृष्टिकोण से कि काफी चेंज जो जड़ व्यवस्था रही या पारंपरिक राजनीति रही, उससे हट करके डायनामिक राजनीति दिखाई दी जी। सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से संदेश दिए कि आप लोगों को स्वयं अपना आइडेंटिटी तैयार करना है, आप लोगों को भी मेहनत करना है, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आशय ये था। तो आप देखिएगा सभी बराबर हो गए, चाहे एक सीएम भी हो, चाहे राजस्थान की एक सीएम, और वह बाउंड्री भी टूट गई है। अभी जो मध्य प्रदेश में, आप तो मध्य प्रदेश के 230 सीटों को बहुत करीब से देख रहे हैं दिव्यांशु जी, 75 वर्ष की सीमा भी टूटती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल, नेताओं के परिवारवाद को भी इसमें स्वीकार किया गया, जातिगत समीकरण को भी स्वीकार किया गया, और तो और संघ से जुड़े हुए कुछ प्रत्याशियों का भी नाम इसमें दिखाई दे रहा। तो यह एक चेंज है, और बीजेपी यहां पर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से 21 सीटों का जो डिक्लेरेशन की है, इसमें कोई शक नहीं। 21 में 21 प्रत्याशी जो पिछले समय थे, सबका नाम कट गया, और नए प्रत्याशी ये जितने भी हैं अभी इसमें, तो इसमें मूल बात है ये जो वोटों का गैप था, मतदान जो हुआ था उसमें काफी गैप से बीजेपी चुनाव हारी थी। तो इसलिए बीजेपी का संगठन, बीजेपी पूरी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मेहनत करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहती, और इस तरह का प्रशिक्षण दे करके उनको इस तरह से गुर देना, या तो एक, क्योंकि लोकतंत्र का अब कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जनता जनार्दन जो है, उनके पास दोनों पार्टियों को जाना है। लेकिन हमारे पुराने पैनलिस्ट होते थे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, जो यूपी में मंत्री भी रहे, उनको छत्तीसगढ़ में मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रचार के ऊपर, प्रसार के ऊपर मुखिया बनाया गया दिव्यांशु जी जी जी। और इनका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से कर्नाटक 2007 और 8 के चुनाव में भी हम लोग देखें, येदियुरप्पा जी जो वहां सत्ता में आए थे, महती भूमिका सिद्धार्थनाथ जी बनाए थे, पृष्ठभूमि तैयार किए थे। अब बीजेपी का काट निकालने के लिए कांग्रेस किस तरह से अपने किसी विशेषज्ञ को लाती है, यह सब देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी ही।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपकी बात का जो लब्बो लुभाव है वो ये निकल रहा है कि बीजेपी अच्छे तरीके से अपने जो प्रत्याशी हैं उनको ट्रेन कर देना चाहती है, ताकि ये जब जनता के बीच जाएं तो अच्छे से अपनी बात रख सकें। चलिए ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी तो चलिए ठीक है, अपने जो प्रत्याशी हैं उनको काफी अच्छे से ट्रेन कर रही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है, तो क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ रही है बीजेपी से? देखिए दिवांशी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर मैं थोड़ा सा, मेरे को समझिए 2 सेकंड बस। मैं तो सुनील भैया को का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात बोलूँ, सुनील भैया बहुत छत्तीसगढ़ वो राज्य कर रहे थे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहाँ 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था। छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहाँ एक दिन में 3,000 स्कूलें बंद हुई थी, और आज आत्मानंद 300 स्कूलें खुल चुके हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो राज्य था जो शराब कंजप्शन गोवा के बाद नंबर 2 पे था, और आज नंबर 16वें पर है। छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहां नक्सली हमले होते थे, और आज अमित शाह जी आते हैं और बोलते 65% हमले कम हो गए। छत्तीसगढ़ वो राज्य था जो महिला अपराध में 5वें नंबर पे था, और आज 12वें नंबर पे। छत्तीसगढ़ वो राज्य आज है जहां 40 लाख लोग आ गए। तो ये बदला है छत्तीसगढ़, और ये किए भूपेश बघेल जी ने, ये किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने। तो थोड़ा सा पढ़ लिख के बैठ जाए सुनील भैया तो ज्यादा बेहतर होगा। और देखिए, अब मैं आपकी बात के सवाल का जवाब दूंगा दिव्यांशु जी। ठीक है, आपने बात किया भाई टिकट आप कर लेना, टिकट 90 विधानसभा के लिए निकाल लीजिए, प्रत्याशी घोषित कर लीजिए 90, मतलब वो तो 100 की कर लीजिए प्रत्याशी घोषित, मगर आखिर में रिजल्ट क्या होगा मायने वो रखता है। और रिजल्ट यही होगा क्योंकि जनता बता रही है, जनता बोल रही है, भूपेश है तो भरोसा है, जनता का विश्वास भूपेश बघेल जी के साथ है। आप प्रत्याशी घोषित कर रहे थे क्या? और हमारी तैयारी की बात कर लूं, हमने प्रत्याशी घोषित नहीं की है, मगर आप जमीन पे जाकर देखिए, हमारी तैयारी देख लीजिए, बूथ लेवल पे, जोन लेवल पे, सेक्टर लेवल, हर तरफ तैयारी चल रही है। हमारा युवा संवाद हो गया, संकल्प शिविर हो गया, हर विधानसभा में चल रहा है, ब्लॉक लेवल पे चल रहा है। तो हमारी तैयारी तो चल ही रही है। हम बस अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, मगर प्रत्याशी घोषित अगर 1-2 दिन बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी तैयारी नहीं चल रही है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अंतिम रिजल्ट मायने रखता है। वो बोला जाता है ना, रिजल्ट मैटर्स, तो वो रिजल्ट मैटर ही दिखेगा जब दिसंबर में जब सरकार बनेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे भूपेश बघेल जी, तब दिखेगा कि इनकी 14 नहीं 4 पे रह जाएंगे। उससे भी ज्यादा खराब हो जाए। जी, छत्तीसगढ़ इस बार इनको डराने वाला है। जी, सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा। आज मैं भी जब कार्यक्रम देख रहा था, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जब चल रहा था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डायरेक्ट संवाद कर रहे थे युवाओं के साथ, उसमें कई ऐसे युवा मैंने ऐसे देखे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि काका अगर हमारे स्कूल में लैब हो जाए, लैब नहीं है, हमारे स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं बनी है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। तो मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से उनको हैंडल किया और बहुत अच्छे से कहा कि नहीं, हाँ, हम अगले बजट में इसको शामिल कर देंगे, करवा देते हैं, कलेक्टर को बोल देते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं बार बार, अगर बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं और ये चीज़ें अगर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं इस बात का ये द्योतक है कि विकास तो हुआ है, काम हुआ है, लेकिन कुछ है जो अभी होना बाकी है, जो नहीं हुआ। सत्यप्रकाश जी, आपने अच्छा सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे छत्तीसगढ़ में 3,000 स्कूलें बंद हुई थी एक दिन में। तो 3,000 स्कूल बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं, बच्चे लोग कहाँ पीछे पिछड़ गए, और उसको फिर से चालू करना, और एक आत्मानंद स्कूल, एक नया मॉडल लेके आना, गरीब बच्चों के लिए, मजदूर बच्चों के लिए, और किसान के बच्चों के लिए, तो वो फिर से लेके आना और इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित करना, और उसके अंदर फिर बच्चों का एडमिशन पढ़ाना। मतलब आप समझिए, ये हम 3,000 स्कूल बंद होने के बाद से शुरू किए, मतलब हम जीरो से भी चलेंगे। समझ लीजिए, एक छत्तीसगढ़ एक छोटा प्रदेश है, उसमें अगर 3,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप समझिए आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी आप कितने आत्मा स्कूल रायपुर में आप चले जाइए, आपको दिखेंगे, बस्तर के इस एरिया में चले जाइए, आपको दिखेंगे। हो सकता है कुछ स्कूल अभी बन रहे हैं, मैं ये नहीं बोला पूरी तरह, मगर हम 80% 85% आत्मा स्कूल बना चुके हैं। अभी हम प्रक्रिया में है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, 3,000 स्कूल अगर बंद हो गए हैं, उसको फिर से बनाना, फिर से चालू करना, बच्चों को यहाँ लेके आना, ये एक बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है, और हम उस प्रक्रिया में 80% तक आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले समय उसको पूरा करेंगे। तो अगर कहीं कमी है तो इसकी कमी कहीं ना कहीं कमी इसलिए क्योंकि हम 3,000 स्कूल पीछे पिछड़ गए थे, और उसको आगे बढ़ चुके हैं, और इसी के तहत आगे प्रक्रिया चल रही है। अभी भी देखिए, शिक्षक भर्ती आप देख लीजिए, बस्तर के युवाओं के 12,000 बस्तर के युवाओं के लिए जो शिक्षक भर्ती वो द्वार खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ बस्तर के युवाओं के लिए। तो ये दिख रहा है ना कि हम आगे बढ़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जी, सुनील जी क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी की बात पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात नहीं, सेट मुलाकात करते हैं। वहां पर प्रश्न बिल्कुल तय रहते हैं, अधिकारी उनको ट्रेंड करके लाते हैं, और अभी तक के मुख्यमंत्री जी 2 लाख करोड़ की घोषणा कर चुके हैं, और बजट कितना है छत्तीसगढ़ का, उससे आधा है 1 लाख करोड़। भैया 2 लाख करोड़ की घोषणा कर दी हो, पूरा कब करोगे? खाली घोषणा भी बन करके रह जाने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं, ये कहते हैं 3,000 स्कूल बंद हो गए। 2003 में 3,000 ही स्कूल थे छत्तीसगढ़ में, और 2018 में वो 6,000 हो गए थे।
तो जरा मुझे सूची उपलब्ध करा देंगे क्या, या आपके चैनल को उपलब्ध करा देंगे कौन कौन से 3000 स्कूल बंद हो गए? अरे 3000 नहीं, नक्सली प्रभावित क्षेत्र के 300 स्कूल बंद हुए थे, ये 3000 बोल रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं रहता है। दूसरा, इन्हीं के शासन में बच्चे छोटे छोटे अपनी किताब को लेकर के मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने ला करके रख देते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर भेजो, ये स्थिति है इनकी। और अब आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, आत्मानंद स्कूल नया नहीं है, वहां के बच्चों को विस्थापित किया गया, चलतू ही स्कूल को बंद किया गया और उसी पुरानी बिल्डिंग में रंग रोगन करके जो जर्जर हो गई थी, जो नई बिल्डिंग 1 करोड़ में बन जाती, 5 करोड़ में गरीबों का पैसा, डीएपी फंड का पैसा में बंदर बांट करके और उसको 5-5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। तो ये इनके भ्रष्टाचार, जहां भ्रष्टाचार करना है वही ये काम करने वाले। और नान की बात करते हैं, नान घोटाले में ये क्या कार्रवाई कर पाए? और मैं स्पष्ट बताता हूं नान के विषय में, नान के विषय में हमारी सरकार ने एफआईआर कराया, अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराया, कार्रवाई करी, उनको गिरफ्तार करवाया, सरकार बदल गई, वही अधिकारी इनके चहेते बन गए, उनकी गोद में बैठ गए और वही अधिकारी अब सुपर सीएम है। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है। अरे दम से तो कार्रवाई करके दिखाते, कार्रवाई तो कर नहीं पाए। भ्रष्टाचार का क्या एक भ्रष्टाचार साबित किए और ईडी ने 13,000 बनने का जो है वो चालान प्रस्तुत किया। तो ईडी को फटकार लग गई है सुप्रीम कोर्ट से, मैं वही बोल रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता लोग का ये दिक्कत है, बिना जानकारी बैठ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से क्या कार्रवाई। सुनील जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लें। जी सुनील जी सत्यप्रकाश जी बोलिए। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ यही दिख रहा है, पहले पढ़ लिख के समझ करना चाहिए। ईडी को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, जांच रोकी गई है, अभी परसों फिर लगी थी फटकार, जांच रोकी गई है, तो इनके पास सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, इसका मतलब कि आपके पास पुख्ता तथ्य है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना के एक सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए चुनाव है, ये ऐसे करेंगे, देखिए चुनाव जब खत्म हो जाएगा, चुनाव हम जीत जाएंगे, ईडी अपना बोरिये में इससे बंद कर चला जाएगा दिल्ली। ये भी मैं लिखित आपके प्रतिष्ठित चैनल बैठ के बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए बैठे, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ भूपेश बघेल जी को बदनाम करना, हमारी सरकार को बदनाम करना, इसके अलावा ठीक है। चुनाव में क्या होगा ये तो जनता अभी कुछ महीनों बाद बता ही देगी। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा सवाल वही रहेगा जो मैंने सत्यप्रकाश जी से पूछा था कि बीजेपी ने तो चलिए ठीक है अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तक नहीं आई है, तो क्या ये कहा जाए कि चुनावी तैयारी के मामले में थोड़ा सा कांग्रेस पिछड़ गई है? डॉक्टर चंद्राकर देखिए दिव्यांशु जी, बीजेपी यहाँ पर 21 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, निश्चित रूप से अभी न चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है ना कुछ है, और ये पहली बार देखने को मिला कि इतने पहले इतने सारे प्रत्याशियों को वो डिक्लेयर कर दिए। लेकिन कांग्रेस में भी कई 21 सीट के आसपास तो पहले से घोषित सीट हैं। अब कवर्धा से मोहम्मद अकबर जी को लड़ना है, पाटन से सीएम साहब को लड़ना है, अंबिकापुर से टीएस बाबा को लड़ना है, तो या फिर लुंड्रा से जिस तरह से नंद कुमार साय जी जो आज दावा ठोके हैं, तो ये बहुत मूल बात है। लेकिन दोनों पार्टियों के स्नेहिल प्रवक्ता जिस तरह से आज बात कर रहे थे, अब वो समय बीत गया। अब आप लोगों को जनता के सामने जाना है। आप केंद्र सरकार की नीति को लेके जाओगे, आप छत्तीसगढ़ में प्रतिपक्ष में हो, या फिर प्रतिपक्ष होने के कारण कांग्रेस सरकार की जो कमियां रही उनको जनता के सामने रखने का समय है। कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाएगी, केंद्र सरकार की उनकी दृष्टि में जो विफलता है उनको रखेगी। अब तो असली जनता जनार्दन के ही पाले में है। अब उनके पास पहुंचने के लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग करना चाहिए, जो वे अपनाना चाहिए, उसमें वो क्या बेटर हो सकता है, उस दौर से अपन गुजर रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है दिव्यांश। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन जनता तक कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात पहुंचा पाएगा, ये मैटर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रत्याशियों की पाठशाला शुरू हो गई है, जहां बीजेपी अपने प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दे रही है, उनको सिखा रही है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, कौन कौन से मुद्दे रखने हैं, किस तरीके से अपनी बात रखनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी उसके कितना काम आती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।